Dysphagia, it is difficulty in swallowing. Endodynophagia is difficulty in swallowing along with pain, या when swallowing causes pain, it is odynophagia. ठीक है, अब इसके प्री ईसोफेजियल कॉजेज हो सकते हैं जिनको ओरोफेरेंजियल कॉजेज भी कहते हैं, या ईसोफेजियल कॉजेज हो सकते हैं. प्री ईसोफेजियल कॉजेज में क्या आता है, हमें पता है कि जो ओरोफेरेंजियल फेस में डिफेक्ट आएगा. तो ओरल में क्या होता है, सबसे पहले फूड च्यू करते हैं, फिर उसकी लुब्रिकेशन होती है, फिर टंग उससे पीछे फेंकती है, पैलेट के थ्रू होता हुआ वो नीचे जाता है. तो इन्हीं सब में कोई मसला आएगा. सबसे पहले च्यूइंग में मसला, यानी डिफेक्ट ऑफ मास्टिकेशन. वो किस वजह से हो सकता है, ट्रिस्मस है, कोई मैंडिबल का फ्रैक्चर हो वहाँ पर, या लोअर जॉ में कोई लीजन है, या फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में कोई मसला है. दूसरा लुब्रिकेशन में स्क्वाड्रन सिंड्रोम है, जीरोस्टोमिया है उस केस में. फिर मोटिलिटी ऑफ टंग में कोई मसला लाइक पैरालिसिस ऑफ टंग, कोई अल्सर है, ट्यूमर है. फिर डिफेक्ट ऑफ पैलेट लाइक ओरोनेजल फिस्टुला और क्लेफ्ट पैलेट, या कोई लीजन बना हुआ बक्कल कैविटी या फ्लोर ऑफ द माउथ में. फिर आता है फेरेंजियल फेज जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन हो, इन्फ्लेमेटरी लीजन बन जाए, पैरालाइटिक या फिर स्पास्मोटिक कॉजेज होते हैं फेरेंजियल फेज के. क्या है, सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी, कोई भी फेरिंग्स में ट्यूमर मौजूद है, सिर्फ फेरिंग्स का नहीं उससे आगे भी ओरल कैविटी में कोई ट्यूमर है, सॉफ्ट पैलेट में है कहीं, या फिर ऐसा है कि हाइपरट्रॉफिक टॉन्सिल है. इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में टॉन्सिलाइटिस है, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस है. फिर स्पास्मोटिक कंडीशन में टेटनस, रेबीज, और पैरालाइटिक कंडीशन में जैसे कि डिप्थेरिया, बल्बर पाल्सी, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, ऑल ऑफ दीज आर पैरालाइटिक कंडीशन. सॉफ्ट पैलेट या फेरिंग्स की पैरालिसिस होती है तो देयर इज रीगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द नोज. और लेरिंग्स की पैरालिसिस हो, वेगस नर्व में कोई लीजन हो या सुपीरियर लेरेंजियल नर्व में कोई लीजन हो, तो देयर विल बी रीगर्जिटेशन इनटू द लेरिंग्स. ठीक है, ये हो गए हमारे प्री ईसोफेजियल कॉजेज. अब आते हैं ईसोफेजियल कॉजेज पे. तो इसमें भी क्या हो सकता है, या तो ल्यूमेन में कोई मसला हो, या वॉल में, या बाहर वॉल से. ल्यूमेन में कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, स्ट्रक्चर बन गया हो, एट्रीजिया हो, तो वॉल में ईसोफेजाइटिस यानी कि अक्यूट या क्रोनिक ईसोफेजाइटिस या मोटिलिटी डिसऑर्डर जो हाइपो या हाइपर मोटिलिटी, एंड आउटसाइड द वॉल के बाहर से कोई चीज़ ईसोफेगस को प्रेस कर रही है तो सॉल्विंग में मसला हो रहा है, तो वो हो सकता है हाइपोफेरेंजियल डायवर्टिकुलम या हाइटिस हर्निया के केस में, थायराइड के लीजन में, मीडियास्टिनल लीजन में, या सर्वाइकल ऑस्टियोफाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें. ठीक है, तो पहला सवाल हो गया जो हमसे पूछेंगे डिस्फेजिया के कॉजेज लिखें. फिर वो हमसे पूछेंगे डिस्फेजिया का पेशेंट आया तो अब इसे कैसे मैनेज करेंगे, तो हम उसकी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे. सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे ताकि हमें पता चले जो इसका डिस्फेजिया का ऑनसेट है वो सडन है या प्रोग्रेसिव है. सडन होगा तो यानी कोई फॉरेन बॉडी थी, प्रोग्रेसिव है तो कोई ट्यूमर वगैरह हो रहा है, नर्व का कोई मसला हो रहा है. ठीक है, उसके बाद ऑनसेट के बाद पूछेंगे कि लिक्विड से ज़्यादा है या सॉलिड से. अगर लिक्विड से ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि पैरालाइटिक नर्व का कोई मसला, अगर सॉलिड से ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कोई स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट है. ठीक है, फिर हम पूछेंगे कि प्रोग्रेसिव है या इंटरमिटेंट होता है, इंटॉलरेंस टू एसिड फूड या फ्रूट के जूसेस तो नहीं होती क्योंकि अल्सरेटिव कोई लीजन बना हुआ तो उस केस में होता है. फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखेंगे. जैसे वो बोलेगा उसे रिगर्जिटेशन और हार्टबर्न होती है तो हो सकता है कि हाइटिस हर्निया की वजह से उसको डिस्फेजिया हो रहा है. रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वाइल लाइंग डाउन, या कॉफ होती है नाइट पे तो इट मीन्स हाइपोफेरेंजियल डायवर्टिकुलम. एस्पिरेशन इनटू द लंग्स मीन्स लेरेंजियल पैरालिसिस है, एंड एस्पिरेशन इनटू द नोज मीन्स पैलेटल पैरालिसिस है. हमने हिस्ट्री में ये सब पूछ लिया. मोड ऑफ ऑनसेट पूछ लिया, प्रोग्रेसिव है, इंटरमिटेंट है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, लिक्विड से ज़्यादा होता है, इनटॉलरेंस तो नहीं है किसी चीज़ के लिए, और एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखेंगे. हिस्ट्री ले लिया, अब हम इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे. प्री ईसोफेजियल कॉजेज हमें फिजिकल एग्जामिनेशन पे ही पता चल जाता है. उसके बाद अब हमने करानी है उसकी इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम सबसे पहले ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे टू रूल आउट प्लमर विंसन सिंड्रोम. ठीक है, हीमोग्राम निकलवाएंगे उसका. ब्लड एग्जामिनेशन के बाद अब हम उसके एक्सरे वगैरह करवाएंगे. सो हम एक्सरे ऑफ सॉफ्ट टिश्यू नेक लेटरल व्यू करवाएंगे, एक्सरे ऑफ चेस्ट करवाएंगे और बैरियम स्वॉलो करवाएंगे. फिर मैनोमेट्रिक और पीएच स्टडीज़ करते हैं. अपर जीआई एंडोस्कोपी कर सकते हैं, इससे हमें एक तो डायरेक्टली एपिथेलियम भी दिख जाता है, दूसरा हम बायोप्सी के लिए भी मटेरियल ले सकते हैं. और बाकी अदर इन्वेस्टिगेशंस में हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, कार्डियक कैथराइजेशन कर सकते हैं, थायराइड स्कैन करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ आते हैं रेडियोग्राफ के ऊपर. मैं पीछे थोड़ा सा बताना चाहिए था कि ए वाला रेडियोग्राफ है, ये एक एक्सरे जो हमें दिखा रहा है सर्वाइकल ऑस्टियोफाइट हुआ हुआ है. ठीक है, विच इज़ कॉजिंग डिस्फेजिया. और जो दूसरा है इट इज़ बेरियम सॉलो जो कि हमें दिखा रहा है कि ईसोफेगस के ऊपर उस
ऑस्टियोफाइट की वजह से प्रेशर पड़ रहा है एंड वो नैरो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बेरियम सोलो हमें क्या क्या बता सकता है? कार्डियक एकेलेजिया दिखा सकता है इसोफेगस में, कोई और मैलिग्नेंसी और स्ट्रक्चर जोन का पता चल सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके हमें बेरियम सोलो हाइपर और हाइपोमोटिलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में भी बता सकता है अलॉन्ग विद वीडियो फ्लोरोस्कोपी जब हम करते हैं तो बेरियम सोलो को।